Hello बच्चों, let's start one numerical from each chapter for half yearly or midterm exams or final exams. So यहाँ given है हमें दो resistances R1 and R2. R1 की value है बच्चों 100 plus minus 0.1 ohm and R2 is 50 plus minus 0.03 ohm. अब हमें find करनी है कि combined resistance में uncertainty क्या होगी अगर फर्स्ट टाइम हम दोनों रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर दें सीरीज में और दूसरी बार हम इनको कनेक्ट कर दें पैरेलल में तो बच्चों एज वी हैव स्टडीड इन 10th क्लास अगर हम दो रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो हमें जो कंबाइंड रेजिस्टेंस मिलता है वो R1 प्लस R2 मिलता है सो हमारे पास में यहाँ पर डेल्टा R1 इट मींस अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू है 0.1 ओम एंड डेल्टा R2 की वैल्यू है 0.03 ओम सो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे डेल्टा R जिसको कि हम निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं डेल्टा R2 स्क्वायर से ठीक हम दोनों को स्क्वायर्स को ऐड करके उनका कॉमन स्क्वायर रूट लेंगे सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 स्क्वायर प्लस 0.03 स्क्वायर सो बच्चों ये आंसर आ जाएगा 0.104 ओम अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे बच्चों तो हमें डेल्टा R की वैल्यू मिल जाएगी 0.1 ओम तो हमें R इक्वल्स टू क्या मिलेगा अब सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो गए सो R1 की वैल्यू है 100 और R2 की वैल्यू है 50 तो ये मिला हमें 150 सो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर 150 plus minus 0.1 and this is in ohm. देन बच्चों नेक्स्ट कनेक्ट किया है दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में तो पैरेलल में हम इस तरह से एक्सप्रेशन 10th क्लास में इलेक्ट्रिक करंट में देख चुके हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स तो बच्चों यहाँ से हमें आरपी का आंसर मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ R1 एंड R2 डिवाइडेड बाय देयर सम तो इसको हम फाइंड करेंगे पहले R1 है 100 R2 है 50 डिवाइड कर देंगे दोनों के सम से तो ये हमें मिल जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय 150 तो बच्चों हमें आरपी का आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ से आरपी इज इक्वल टू द लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस तो यहाँ पर लेस रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास में 50 ओम है तो हमें इससे भी उसका कम आंसर मिल जाएगा सो बच्चों ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 33.3 ओम ठीक ये आ गया हमारे पास में आंसर अब हम फाइंड करेंगे कि डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा R1 क्या है तो दिस इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होल ब्रैकेट स्क्वायर सो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास में 50 डिवाइडेड बाय सम है 150 माइनस इनका प्रोडक्ट है हमारे पास 5000 डिवाइडेड बाय दोनों के सम का स्क्वायर तो दोनों का सम है 100 प्लस 50 और इसका स्क्वायर सो बच्चों ये आंसर आएगा 0.11 देन हम फाइंड करेंगे डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा R2 so this is R1 divided by R1 plus R2 minus again same formula R1 R2 divided by इनके सम का स्क्वायर तो ये मिलेगा 100 upon 100 plus 50 then minus again product है तो this is 5000 divided by 100 plus 50 का स्क्वायर तो this will be 22,500 ठीक इस तरह से आ जाएगा देन बच्चों ये आंसर हमें मिल जाएगा 0.44 ठीक और ये आंसर हमें यूनिटलेस मिलेंगे बिकॉज दीज आर जस्ट द रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंसेस अब देखो हम इक्वेशन यूज करेंगे पैरेलल के लिए द एरर इन रेजिस्टेंस का सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा R1 स्क्वायर
मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा R1 स्क्वायर, जिसको हम पहले फाइंड कर चुके थे, प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा R2 का स्क्वायर। ठीक, ये दोनों वैल्यूज हम पहले फाइंड कर चुके हैं। सो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 0.11 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस 0.44 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.33 स्क्वायर। सो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 0.017 ओम। राउंड ऑफ करेंगे तो दिस इज 0.02 ओम। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास में जो आर पी का आंसर है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो आंसर है, दैट इज 33.3 ओम प्लस माइनस 0.02 ओम। तो ये हमें दो आंसर्स मिल जाएंगे। एक तो हमें सीरीज का पहले आंसर मिल चुका था, सीरीज का आंसर क्या मिला था, आर एस विद रिलेटिव एरर मीन्स विद अनसर्टेनिटी, दिस वाज 150 प्लस माइनस 0.1 ओम। Then बच्चों next question is from chapter 2 motion in a straight line. Position of the particle हमें given है x is equal to 3t minus 4t square plus t cube, जहाँ x मीटर में है और t सेकेंड में है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चों इसमें जहां भी t है वहां पर हम पुट कर देंगे 2, सो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। तो बच्चों ये आएगा 6 माइनस 4 4 दिस इज 16 प्लस 8। तो यहां से हमें आंसर मिल जाएगा -2 मीटर। देन बच्चों हमें फाइंड करना है सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम निकालेंगे 0 सेकेंड पर, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 0 क्यूब। तो हमें 0 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन मिल जाती है 0 यानी कि ओरिजिन पर। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे फाइनल पोजीशन जो कि निकालनी है हमें 4 सेकेंड पर। तो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये फर्स्ट टर्म हो गई, माइनस 4t स्क्वायर में फिर t के प्लेस पर पुट कर देंगे 4 प्लस t क्यूब में अगेन t के प्लेस पर पुट कर देंगे 4। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 12 मीटर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, द फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन विच इज 12 माइनस 0, इट मीन्स दिस इज 12 मीटर। देन बच्चों थर्ड फाइंड करना है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। तो सी के लिए जब हम निकालना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ये होगा द पोजीशन एट 4 माइनस द पोजीशन एट 2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल लगा है 2 सेकेंड का, बिकॉज दिस इज 4 माइनस 2। तो पोजीशन एट 4 कितना आया था हमारे पास 12, पोजीशन एट 2 हमें फर्स्ट में मिला था -2। तो ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, एवरेज वेलोसिटी के लिए निकाल रहे हैं हम, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो यह माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। देन बच्चों हमें d निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो अब यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम किसका सपोर्ट ले लेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे हम। सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज d बाई डी टी ऑफ x, और इसमें फिर हम t के प्लेस पर पुट कर देंगे 2। सो दिस इज d बाई डी टी ऑफ x का एक्सप्रेशन है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब। तो बच्चों हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। अब इसमें हम पुट कर देंगे t के प्लेस पर 2, सो दिस विल बी 3 minus 8 multiplied by 2 will be 16 plus 3 multiplied by 2 square, it means this is 12। तो बच्चों ये हमें आंसर क्या मिल जाएगा, दिस इज -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गए हमारे पास में ऑल द 4 आंसर्स।
Then बच्चों we have third question from motion in a plane. Prove the following for two angles of projection theta and 90 degree minus theta with horizontal with the same velocity v. हमें prove करना है कि range is same और second heights का ratio tan square theta is to 1 है. तो बच्चों इसके लिए हम recall करेंगे projectile motion में दो formulae. The first formula is for the horizontal range जिसको कि हम लिखते हैं यहाँ velocity given है v तो इसको लिखते हैं हम v square sin 2 theta divided by g. अब बच्चों यहाँ फर्स्ट टाइम एंगल लिया गया है थीटा तो हम लिख लेंगे r theta is equal to v square sin 2 theta divided by g. This is equation number 1. देन बच्चों सेकेंड टाइम हमें एंगल कंसीडर करना है विद हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री माइनस थीटा तो दिस इज v स्क्वायर साइन 2 विद इन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g. अब हम यहाँ 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आएगा साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा 2 थीटा मीन्स हमें सेकेंड क्वाड्रेंट चेक करना है जो कि साइन ही रहेगा तो ये आएगा v स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g. तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें कि जो हमें रेंज थीटा पर मिल रही है वो सेम रेंज हमें 90 डिग्री माइनस थीटा पर मिल रही है. तो फर्स्ट जो हमारे पास में पार्ट था दैट इज प्रूवन. अब सेकेंड पार्ट हमें चेक करना है हाइट का फॉर्मूला. तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है हमारे पास v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. तो बच्चों इसमें हम फिर से पहले पुट करेंगे थीटा तो दिस इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g. इट इज इक्वेशन नंबर 3 फॉर द सेकेंड केस. देन h हमें फाइंड करना है 90 डिग्री माइनस थीटा पर. दिस इज v स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड एंगल के प्लेस पर 90 डिग्री माइनस थीटा एंड डिवाइडेड बाय तो सेम रहेगा 2g. अब हमें ये नोन है साइन 90 माइनस थीटा मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेशियो है तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2g. तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4. अब हम इक्वेशन 3 में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 को. तो बच्चों हमें मिलेगा h थीटा डिवाइडेड बाय h 90 डिग्री माइनस थीटा देन v स्क्वायर एंड 2g कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज टू 1 जो कि हमें यहाँ प्रूव करना था वो सेकेंड केस में भी प्रूवन है. Then which your next question is from laws of motion. A block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton. So बच्चों यहाँ पर है हमारे पास में एक ब्लॉक जिसको कि रफ ये वॉल जो है वो रफ वर्टिकल वॉल है और इस ब्लॉक को पुश किया जाता है विद द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे पास 0.5. अब another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction. So बच्चों हमें पूछा हुआ है कि will the block move? क्या ब्लॉक मूव करेगा? If yes, in which direction and with what minimum acceleration? If no, find the frictional force exerted by the wall on the block. So बच्चों यहाँ given है हमें कि एक फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर 40 न्यूटन का और दूसरा लग रहा है 15 न्यूटन का जो कि वॉल के डायरेक्शन के पैरेलल है. सो बच्चों सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पर वो इस ब्लॉक को मूव करने की टेंडेंसी रख भी सकते हैं नहीं इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इस ब्लॉक का खुद का वेट एज वेल एज द अप्लाइड फोर्स. तो जो ब्लॉक का खुद का वेट है वो कितना आएगा mg है तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10. हम g को लेके चल रहे हैं यहाँ 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 न्यूटन. अब बच्चों 15 न्यूटन का जो फोर्स है वो वॉल के पैरेलल है तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं इसके बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री का. तो जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ वर्टिकल फोर्स प्लस द हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400
प्लस 225 मीन स्क्वायर रूट ऑफ 625, तो ये आ जाएगा 25 न्यूटन। अब बच्चों इसका जब हम डायरेक्शन निकालेंगे, डायरेक्शन हम कैसे निकाल रहे हैं इसका, विथ द वर्टिकल, तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 15 न्यूटन डिवाइडेड बाय 20, तो दिस इज tan इनवर्स 3/4, इसका आंसर आ जाएगा 37 डिग्री विथ द वर्टिकल। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि जो वॉल है वो रफ है, फ्रिक्शनल फोर्स की टेंडेंसी होती है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने की। सो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का जो भी डायरेक्शन है, रिजल्टेंट फोर्स है 25, उसके अपोजिट में एक्ट करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो हमें फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा, द फोर्स माइनस द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसको हम लेते हैं म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय एन, और डिवाइड कर देंगे ब्लॉक के मास से। तो बच्चों रिजल्टेंट फोर्स मिला था हमें 25 न्यूटन का, म्यू एस की वैल्यू गिवन है 0.5, ये देखिए ये म्यू एस है, और नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है हमें, वो यहाँ दिखाया है हमें 40 न्यूटन, तो 40 न्यूटन से यहाँ हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ब्लॉक के मास से, जो कि है 2। अब 25 माइनस 20 हो जाएगा ये, सो दिस इज 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पर जो हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है उसकी मिनिमम वैल्यू है 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो डेफिनेटली ये जो ब्लॉक है वो यहाँ मूव करता है in the downward acceleration. Then बच्चों next question is from work, energy and power. A particle of mass m moves along a straight line on a smooth horizontal plane acted upon by a force delivering a constant power p. If the initial velocity of the particle is 0, then find its displacement as a function of time. तो बच्चों यहाँ गिवन है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर एक पार्टिकल है, ये मान लेते हैं हम एक पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास है m, और ये पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, 1D में मूव करता है। अब इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स मान लेते हैं F, जो कि डिलीवर करता है पावर P को। तो बच्चों अगर इस पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 0 है, तो हमें फाइंड करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग जो वर्क डन हमें टाइम t में मिलेगा, वर्क डन जो हमें टाइम t में मिलेगा वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब वर्क डन इन टाइम t क्या मिलेगा, pt, क्योंकि यहाँ पर हमें पावर गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड थी 0। तो बच्चों यहां से हमें मिल जाएगा पी टी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो बच्चों हम जब v स्क्वायर निकालेंगे ये आएगा 2pt डिवाइडेड बाय m। तो बच्चों यहां से हमें v का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाय m। अब ब्लॉक का मास भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं t टू द पावर हाफ को अलग से लिख दिया हमने, ठीक है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों यहाँ से हम v को क्या लिख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ x डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई t टू द पावर हाफ। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे, दोनों साइड में हमें दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं x एंड t, तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। So this is integration dx from 0 to x, and right side में आ जाएगा हमारे पास में square root of 2p divided by m, और अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन में t to the power half dt. This is from 0 to t. अब बच्चों t to the power half का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, t to the power, इसको हम अलग से निकाल लेंगे, हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी, हाफ प्लस 1, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास। सो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाय m, t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, तो बच्चों ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा,
सो हमें x का आंसर मिल जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2p डिवाइडेड बाय m। और अगर इस t क्यूब को हम इनसाइड द स्क्वायर रूट ले लें तो ये इस तरह से हमारे पास x का फंक्शन बन जाएगा जो कि टाइम के फॉर्म में है, जो हमें पूछा था फाइंड डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। The next question is from chapter 6 rotational motion. The pulley shown in figure has a moment of inertia I about its axis and its radiuses are. Find the magnitude of the acceleration of the two blocks. Assume that the string is light and does not slip on the pulley. So बच्चों यहाँ दिखाया हमें कि जो पुली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I और इसकी रेडियस दिखाई हुई है हमें R। अब हमें फाइंड करना है दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन, मासेस गिवन है कैपिटल M एंड स्मॉल m, और एज्यूम करना है कि जो स्ट्रिंग है वो लाइट है और वो पुली पर स्लिप नहीं करता। तो बच्चों यहाँ हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है T1 एंड राइट स्ट्रिंग में टेंशन है T2। अब हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि जो ब्लॉक M है, जो लेफ्ट वाला ब्लॉक है, वो इस तरह से नीचे मूव करता है, तो इसको हम लिख लेंगे एम ए। और जो राइट ब्लॉक है हमारे पास में वो सेम एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करेगा, दिस इज स्मॉल m इंटू ए। तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया हमारे पास। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस व्हील का, इसके कारण स्ट्रिंग स्लिप नहीं हो रहा। सो हम व्हील का एक्सेलरेशन क्या ले लेंगे यहाँ, अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आर। सो बच्चों हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम फॉर कैपिटल M लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ग्रेविटी भी है इस तरह से, तो द वेट इज mg, इसका वेट है हमारे पास में mg। तो हम फॉर कैपिटल M क्या लिख सकते हैं, mg माइनस T1 इज इक्वल टू ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों नेक्स्ट लेंगे हम फॉर स्मॉल m, तो स्मॉल m क्या मिल जाएगा हमें इक्वेशन, that is MA is equal to T2 minus MG। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम ले लेंगे पुली के लिए, तो पुली के लिए हम लेंगे दिस इज फॉर पुली, तो पुली के लिए हम लेंगे यहाँ पर मोमेंट ऑफ फोर्सेस। सो दिस इज T1 मल्टीप्लाइड बाय R minus T2 multiplied by R is equal to I alpha, that is the torque। दिस इज इक्वल्स टू अल्फा को पुट कर दिया a डिवाइडेड बाय r, तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन से T1 की वैल्यू निकालेंगे, T1 का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा हमारे पास m g माइनस a, और इस सेकेंड एक्सप्रेशन से हम T2 निकालेंगे तो T2 आ जाएगा m विद इन ब्रैकेट g प्लस a, और इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो T1 है हमारे पास m g माइनस a माइनस देन इसको मल्टीप्लाई किया r से, देन T2 की वैल्यू है हमारे पास m g प्लस a देन r, दिस इज इक्वल्स टू I a डिवाइडेड बाय r। अब बच्चों हमें फाइंड करना है यहाँ से a, तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, सो दिस विल बी m g माइनस m a माइनस एम जी माइनस एम ए, आर को शिफ्ट कर देंगे, सो दिस इज आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो बच्चों अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए हम ये देख सकते हैं कि ए हमें दो टर्म्स में मिल रहा है, सो दिस विल बी एज, ये दोनों टर्म्स में से हम g कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज m माइनस m, देन कॉमन आ गया हमारे पास g, देन माइनस ये दोनों टर्म्स में से हम a कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी m प्लस m, दिस इज इक्वल्स टू आई ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब a की टर्म को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे और फिर ट्रांसपोज करके हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m g r square divided by I plus m multiplied by, this is also r square. Now the last question is from the last chapter, gravitation. A satellite revolves around the planet in an elliptical orbit.
Its maximum and minimum distances from the planet are 1.5 multiply 10 to the power 7 meter and 0.5 multiply 10 to the power 7 meter respectively. If the speed of the satellite at the farthest point be 5 multiply 10 to the power 3 meter per second, calculate the speed at the nearest point. So बच्चों हमें कंसीडर करना है केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग एक सैटेलाइट है जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम ये दो हैं हमारे पास में फोकाई, सो दिस इज F1, इट इज F2। अब किसी एक फोकस पर हम मान लेते हैं सन को। तो बच्चों गिवन है हमें कि फारदेस्ट जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो गिवन है, इसको ले लेते हैं हम इस पोजीशन को 1, तो दिस डिस्टेंस फारदेस्ट डिस्टेंस विल बी R1। तो R1 है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मीटर। और बच्चों जो नियरेस्ट डिस्टेंस है इसको हम लोग रेड पेन से दिखा देते हैं, नियरेस्ट डिस्टेंस है तो दिस इज R2 विच इज 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 मीटर। अब फारदेस्ट पॉइंट पर स्पीड गिवन है हमें, तो ये इसको मान लेंगे V1 विच इज 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है नियरेस्ट पॉइंट पर। तो बच्चों इलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में हम जानते हैं केपलर्स लॉ के केस में दैट द सैटेलाइट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। इट मीन्स क्या हुआ, जो हमारे पास नियरेस्ट पॉइंट है जिसको कि हम बोलते हैं द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और ऑल्सो पेरिजी, तो यहां से जब प्लैनेट पास करेगा तो वो कैसी पोजीशन से जाए, कैसी स्पीड से जाएगा, फास्टेस्ट। और जो बिल्कुल फारदेस्ट पॉइंट है जिसको कि हम बोलते हैं एपोजी, तो यहाँ से जब प्लैनेट पास करेगा तो उस समय वो जाएगा, बिकॉज वो फारदेस्ट पोजीशन पर है तो उस समय वो स्लोएस्ट स्पीड से इस पॉइंट को पास करेगा। तो यहाँ पर हम बोल देते हैं कि R क्रॉस MV इज इक्वल टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया हमने, दिस इज इक्वल्स टू RMV, बिकॉज जो साइन थीटा मिल रहा है वो साइन 90 डिग्री से हमारे पास 1 हो गया, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए, L कांस्टेंट होना चाहिए हमारे पास में। तो ये हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ले लिया एंड देन वी हैव टेकन द मैग्नीट्यूड। सो बच्चों हम लिख सकते हैं MV1R1 इज इक्वल टू MV2R2। M कैंसिल हो गया, हमें फाइंड करना है V2, तो V2 इज इक्वल टू आ जाएगा V1R1 डिवाइडेड बाय R2। वैल्यूज पुट कर देंगे, V1 है 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3, R1 है 1.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय R2 है 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7। तो ये दोनों कैंसिल, ये कैंसिल हो गया यहाँ से 3 टाइम्स। तो बच्चों हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, V2 का आंसर V2 इज इक्वल टू 15 multiplied 10 to the power 3 meter per second. So this is the speed at the nearest point. So now just wait for the next series of videos. Till then learn well. Thank you.